हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल शिक्षा दर्शन पर। आज हम लोग ALPCVT 2 में बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग ड्राइंग का दोस्तों SK झा सर द्वारा जो बुक लॉन्च किया गया है उसका प्रैक्टिस सेट सोल्व कर रहे थे। हम लोग 9 सेट देख लिए हैं, आज हम लोग 10वां सेट देखेंगे। इसमें टोटल इस सेट में टोटल 50 क्वेश्चन है जो बेसिक साइंस और प्लस इंजीनियरिंग ड्राइंग का है, सिर्फ और सिर्फ। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग सेट नंबर 10 देखेंगे। इससे पहले दोस्तों सेट नंबर 9 तक के आपको देखना है तो जाकर के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। और प्लेटफॉर्म बुक का जो पार्ट ए है दोस्तों, प्लेटफॉर्म बुक का पार्ट ए का जो 100 मार्क्स का प्रैक्टिस सेट है उसको भी सोल्व करा चुके हैं, तो आप भी जाकर के प्रैक्टिस सेट वहां जाकर के प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए, एक कह रहा है कि 1 पिकोमीटर बराबर कितना होता है। 1 पिकोमीटर बराबर कितना होता है दोस्तों, आपको पता होगा पिकोमीटर बराबर होता है 10⁻12 मीटर। कितना होता है 1 पिकोमीटर बराबर 10⁻12 मीटर। पिकोमीटर पूछ सकता है, फर्मी मीटर पूछ सकता है। फर्मी मीटर, 1 फर्मी मीटर बराबर कितना होता है, तो 10⁻15 होता है। एंगस्ट्रम पूछ सकता है दोस्तों, 1 एंगस्ट्रम बराबर कितना होता है, तो 10⁻10 मीटर एंगस्ट्रम बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर देखिए 2, यार प्रतिरोधकता में कब परिवर्तन नहीं होता है। जो प्रतिरोधकता है दोस्तों, प्रतिरोधकता उसमें कब परिवर्तन नहीं होता है, प्रतिरोधकता में कब परिवर्तन नहीं होता है। तो प्रतिरोधकता में आवृत्ति में परिवर्तन होने पर उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। जब हम उसके पदार्थ में परिवर्तन करेंगे तो प्रतिरोधकता में परिवर्तन होगा, ताप में परिवर्तन करेंगे तो भी प्रतिरोधकता में परिवर्तन होगा, पदार्थ तथा ताप दोनों में परिवर्तन करेंगे तो भी क्या होगा, प्रतिरोधकता में परिवर्तन होगा। लेकिन उसकी आवृत्ति को चेंज करेंगे तो उसका जो दोस्तों प्रतिरोधकता में कोई परिवर्तन नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, कह रहा है उस कथन का चयन करें जो विद्युत फ्यूज के मामले में सही नहीं है। विद्युत फ्यूज के मामले में सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन ए कहता है कि फ्यूज सभी भावनों के विद्युत परिपथ में लगाया जाता है। सही बात है, फ्यूज जो है वो सही भावनों के विद्युत परिपथ में लगाया जाता है, क्योंकि वहां पे उच्च करंट फ्लो होने पर क्या होता है, सर्किट ब्रेक हो जाता है। क्वेश्चन नंबर देखिए, सॉरी ऑप्शन बी देखिए, कह रहा है करंट की एक अधिक सीमा होती है जो इलेक्ट्रिक सर्किट के माध्यम से सुरक्षित रूप से प्रवाहित होती है। एक मैक्सिमम सीमा तय रहता है, इससे ज्यादा होने पर क्या होगा, सर्किट ब्रेक हो जाएगा। चलिए ऑप्शन सी कह रहा है कि करंट की एक न्यूनतम सीमा होती है जो विद्युत परिपथों के सुरक्षित प्रदान करती है। न्यूनतम सीमा नहीं दोस्तों, मिनिमम नहीं होता है, मैक्सिमम होता है। उससे ज्यादा होने पर क्या होता है, वो ब्रेक हो जाता है। यानी कि ई जो है इसके लिए क्वेश्चन के लिए इसके लिए क्या है, गलत है। ऑप्शन इसका सी सही है। क्वेश्चन नंबर देखिए 4, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि यदि यदि किसी पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा अनंत है तब उसका तात्पर्य है, अगर जो विशिष्ट ऊष्मा अनंत है दोस्तों तो उसका तात्पर्य क्या है, उस ऊष्मा अंदर लेने अथवा बाहर देने से ताप में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अगर जो विशिष्ट ऊष्मा अनंत है दोस्तों तो क्या होता है कि ऊष्मा के अंदर लेने या बाहर देने से कोई ताप में परिवर्तन नहीं होता है। ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर देखिए 5, कह रहा है कि एक पूर्ण कृष्ण पिंड का विकिरण होता है। जो कृष्ण पिंड है दोस्तों वो क्या करता है, सारा जो है विकिरण को क्या कर लेता है, अवशोषित करता है। कृष्ण पिंड का काम क्या है, सारा विकिरण को अवशोषित करता है। ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर देखिए 6, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि तत्कालिक वेग और औसत वेग के बराबर होता है। तत्कालिक वेग जो क्षणिक वेग है और औसत वेग बराबर कब होगा, जब त्वरण जो है एक्सेलरेशन जो है दोस्तों क्या होगा, शून्य होगा। एक्सेलरेशन में कोई चेंज नहीं होगा, एक्सेलरेशन क्या रहेगा, शून्य रहेगा। तो तत्कालिक वेग और औसत वेग क्या रहेगा, समान होगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, कह रहा है किसी बंद परिपथ में वोल्टेज और विद्युत धारा का अनुपात क्या होता है, समान होता है। देखिए किसी बंद परिपथ है उसमें वोल्टेज और विद्युत धारा आर क्या है, कांस्टेंट है, तो इन दोनों का समानुपात क्या होगा, बराबर होता है। ऑप्शन बी सही है, इसका समानुपात क्या होगा, बराबर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 8, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है दोस्तों कि किसी जल विद्युत शक्ति संयंत्र में अधिक विद्युत शक्ति उत्पन्न की जा सकती है यदि जल अधिक ऊंचाई से गिराया जाए तो। क्योंकि देखिए जब जल को हम अधिक ऊंचाई से गिराएंगे तो उसमें कौन सा एनर्जी होगा, तो कहेंगे सर उसमें पोटेंशियल एनर्जी होगा। कौन सा एनर्जी होगा, पोटेंशियल एनर्जी होगा। वही पोटेंशियल एनर्जी क्या करेगा कि जल जब टरबाइन पर गिरेगा तो टरबाइन को क्या गति एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करेगा, और काइनेटिक एनर्जी से क्या होगा, टरबाइन घूमेगा तो विद्युत उत्पन्न होगा। तो कह रहा है कि विद्युत उत्पन्न करने के लिए अधिक स्थितिज ऊर्जा उपलब्ध हो जाती है। जैसे ही हम बांध बनाएंगे दोस्तों तो उसमें स्थितिज ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगा, उसी से हम लोग क्या कर लेंगे, टरबाइन को घुमा लेंगे। इसके लिए ऑप्शन बी सही है क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 कहता है
क्वेश्चन नंबर 9 कहता है दोस्तों कि 20 न्यूटन का एक बल एक वस्तु को 2 मीटर विस्थापित कर देता है। 20 न्यूटन का बल है, F बराबर कितना है, 20 न्यूटन है। कितना मीटर, एस जो डिस्टेंस है 2 मीटर विस्थापित कर देता है, तो बताइए। और जो डब्ल्यू है कार्य है वो कितना, 20 जूल कार्य करता है। कितना जूल कार्य करता है, 20 जूल कार्य करता है। तो बल और विस्थापन के बीच का कोण क्या होगा। तो आपको फॉर्मूला होगा दोस्तों, आपको पिछले वीडियो में कई सेट हम लोग सोल्व किए थे, उसमें फॉर्मूला का चर्चा किए थे। डब्ल्यू बराबर क्या होता है, तो कहेंगे सर डब्ल्यू बराबर होता है एफ एस कॉस थीटा। क्या होता है, एफ एस कॉस थीटा। डब्ल्यू का मान कितना है, 20 जूल है। एफ का मान कितना है, 20 न्यूटन है। अच्छा, कितना दूर विस्थापन कर रहा है, तो 2 मीटर का विस्थापन कर रहा है। और यहाँ पे कॉस थीटा, हमको थीटा का मान निकालना है। देखिए 20 से 20 कट गया, यानी कि 1/2 बराबर कॉस थीटा हो गया। क्या 1/2 बराबर कॉस थीटा। तो थीटा कॉस 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो कहेंगे सर कॉस 60 डिग्री का मान होता है 1/2। कॉस 60 डिग्री का मान क्या होता है, कॉस 60 डिग्री का मान होता है 1/2। यानी कि थीटा बराबर क्या हो गया, थीटा बराबर 60 डिग्री। यानी कि ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन इसका ये सही है। क्वेश्चन नंबर देखिए 10। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि यदि 40 केजी द्रव्यमान वाली एक लड़की, कौन सी, 40 केजी द्रव्यमान वाली, एम कितना दे रखा है, तो 40 केजी दे रखा है, कोई दिक्कत। आगे कह रहा है कि कोई लड़की 160 वाट शक्ति, कितना वाट, पी दे रखा है दोस्तों 160 वाट, कितना दे रखा है 160 वाट शक्ति से 20 सेकंड में, कितना सेकंड में, 20 सेकंड में, टी कितना 20 सेकंड में एक रस्सी पर चढ़ती है, तो वह कितनी ऊंचाई तक पहुंच सकेगी। देखिए दोस्तों पहले डब्ल्यू निकालेंगे। डब्ल्यू क्या होगा, डब्ल्यू होगा एफ एस। क्या होता है, एफ एस। आपको पता होगा दोस्तों पावर का मतलब क्या होता है, कि पावर होता है W/T। क्या होता है, W/T। डब्ल्यू का क्या है, एफ एस। डब्ल्यू का मतलब क्या है, एफ एस, बल गुने डिस्प्लेसमेंट, बल गुने डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, समय दे रखा है, इसको टी कर देंगे, एफ एस बटा टी। टी कितना है दोस्तों, अब सबका मान पूछ, टी है 160 वाट। एफ कितना है, कह रहे हैं सर टी कितना है 160 वाट, टी कितना है 160 वाट। अब देखिए हम इससे निकालेंगे दोस्तों, एफ निकालेंगे, कितना है, 40 केजी का है। लड़की का द्रव्यमान जो है कितना है, 40 केजी का है, 40 केजी का है। तो इसका जो बल जो होगा दोस्तों वो 40 गुने डब्ल्यू कितना है, डब्ल्यू ये काम करेगा इसमें, जो इसका वेट जो होगा दोस्तों, वेट कितना हो जाएगा, 40 गुने 9.8, या हम 10 भी मान सकते हैं, यानी कि 400 न्यूटन का वेट लगेगा। कितना न्यूटन के, 400 न्यूटन के। ठीक है, तो एफ के जगह पर 400 न्यूटन रख दीजिए, कितना 400। एस हमको नहीं पता है, लेकिन समय पता है कि इतना वाट जो काम कर रही है कितना सेकंड में कर रही है, तो कहें सर 20 सेकंड में कर रही है। इसको काटिए, क्या बार में कट गया, 10 से 10, 20 दूना 40, 10 से 10, इसको काटिए 8 दूना, यानी कि 8 मीटर जो है दोस्तों वो ऊपर चढ़ेगी। कितना मीटर, 8 मीटर। जो एस है कितना, 8 मीटर कवर करेगी, 8 मीटर ऊपर चढ़ेगी। ऑप्शन कौन सा सही, ऑप्शन इसका सी सही है। क्वेश्चन नंबर देखिए 11 कह रहा है कि उष्मा गति के शून्यवा नियम यह बताता है कि, क्या बताता है उष्मा गति के शून्यवा नियम, उष्मा गति के शून्यवा नियम दोस्तों ये क्या बताता है, टेम्परेचर के बारे में बताता है। कहता है कि दो प्रणालियां तीसरा प्रणालियां के साथ उष्मा संतुलन में है, तो वे एक दूसरे के साथ उष्मा संतुलन में होगी। देखिए दोस्तों दो प्रणालियां हैं, उसका टेम्परेचर है, इसमें एक और प्रणाली जोड़ देने के बाद क्या होता है, तीनों क्या हो जाता है, उष्मा संतुलन में हो जाता है। ये शून्यवा नियम कहता है, तीनों का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 12 कह रहा है यदि दो चालक एक ही दिशा में धारा ले जा रहे हैं तो उनके चालक के अनुपात क्या है। देखिए दोस्तों दो चालक जो है एक ही दिशा में अगर जो धारा ले जाएगा तो उनको दोनों के प्रति क्या होगा दोस्तों, आकर्षित होगा। क्या होगा, आकर्षित होगा। दो आवेश दो आवेश सेम आवेश रहेगा, दोनों पॉजिटिव रहेगा तब विकर्षण होगा, लेकिन दोनों धारा अगर जो एक ही दिशा में लेके जाएगा, दोनों चालक एक ही दिशा में धारा लेके जाएगा तो क्या होगा, उन दोनों के बीच आकर्षण होगा। ऑप्शन इसका डी सही है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए कह रहा है कि बोरोसिलिकेट ग्लास बर्तन माइक्रोवेव में प्रयोग किया जाता है। क्या प्रयोग किया जाता है, बोरोसिलिकेट ग्लास बर्तन माइक्रोवेव में क्या प्रयोग किया जाता है, प्रयोग किया अत्यधिक उष्मा प्रतिरोधी, उसमें प्रयोग करते हैं दोस्तों जो उष्मा के अत्यधिक प्रतिरोधी हो, जैसे चीनी मिट्टी। क्या हो, चीनी मिट्टी उष्मा के अत्यधिक क्या है, प्रतिरोधी है, तो उसको हम लोग प्रयोग करते हैं बोरोसिलिकेट बर्तन में। चलिए अगला क्वेश्चन 14 कह रहा है कि 4 मीटर प्रति सेकंड की वेग के साथ स्थानांतरित होने वाली 5 किलोग्राम वजनी गेंद का गतिज ऊर्जा क्या होगा। तो गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी क्या होता है दोस्तों 1/2 mv²। क्या होता है 1/2 mv²। एम का मान दे रखा है आपको, कितना दे रखा है 4 केजी, एम का मान दे रखा है 5 किलोग्राम, कितना दे रखा है 5 किलोग्राम। अच्छा भी का मान दे रखा है 4 मीटर, यानी कि 4 का स्क्वायर कीजिए, जैसे ही इसको काटिएगा 8 बार में कट जाएगा,
यानी कि 8 पचे 40, कितना बार में, 6 16 होगा, 4 मीटर प्रति सेकेंड, 1/2 mv², 4 के कितना 40, 0.5 kg है भाई, 0.5 kg, यहाँ पॉइंट हटाएंगे 10 होगा, तो 40, यहाँ पे क्या होगा 40 हो गया, तो इसको काटेंगे, यानी कि 4 जूल जो है क्या रहेगा उसका, 4 जूल उसका काइनेटिक एनर्जी रहेगा। ऑप्शन इसका बी सही। क्वेश्चन नंबर देखिए 15, कह रहा है माइका है। माइका क्या है, माइका एक प्रकार का दोस्तों उष्मा चालक तथा विद्युत का कुचालक है। माइका क्या है, तो उष्मा का तो चालक करता है, उष्मा का तो क्या कर लेता है, चालन कर लेता है, लेकिन विद्युत का कुचालक है। माइका क्या है, उष्मा का चालक और विद्युत का कुचालक है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, कह रहा है 2 kg द्रव्यमान वाली एक वस्तु ऊपर की ओर 20 मीटर पर सेकंड की वेग से फेंकी जाती है, 2 सेकंड बाद उसकी गतिज ऊर्जा कितनी होगी। कितने सेकंड बाद, तो 2 सेकंड बाद दोस्तों। पहले देखिए कितना का स्पीड से फेंका जा रहा है, जो यू है दोस्तों प्रारंभिक वेलोसिटी, वो 20 मीटर पर सेकंड का स्पीड से फेंका जा रहा है। ठीक है, जब 20 मीटर पर सेकंड का स्पीड से फेंका जा रहा है दोस्तों, तो पूछ रहा है 2 सेकंड बाद, तो 2 सेकंड बाद उसका जो वेलोसिटी होगा उसी पे काइनेटिक एनर्जी निकलेगा ना। तो 2 सेकंड बाद उसका क्या वेलोसिटी होगा, वो कैसे निकलेगा, देखिए एक फॉर्मूला होता है v बराबर u माइनस जी टी। जी माइनस जी टी कब होगा, जब ऊपर किसी चोट की फेंकेंगे, जब ऊपर से नीचे फेंकेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस जी हो जाएगा। अच्छा ठीक है, v का मान कैसे निकालेंगे, v बराबर u माइनस जी टी। देखिए u का मान कितना है 20 है। अच्छा g का मान कितना है, तो g का मान यहाँ पे 10 दे रखा है, कितना दे रखा है 10 दे रखा है, 10 दे रखा है। समय कितना है दोस्तों 2 सेकंड, तो 2 सेकंड बाद जो इसका वेलोसिटी होगा वो 20 माइनस 20 यानी कि 0 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी होगा। यानी कि दोस्तों 2 सेकंड बाद ही वस्तु जो है ऊपर जाकर रुक जाएगा, क्या होगा रुक जाएगा ऊपर, उसके वहां पे क्या होगा, इसका वेलोसिटी 0 हो जाएगा। तो आप बताइए v का मान क्या आ गया, 0 आ गया। काइनेटिक एनर्जी आप निकालिए 2 सेकंड बाद क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी होगा दोस्तों 1/2 mv², क्या होगा 1/2 mv²। v का मान क्या है 0 है, जैसे ही 0 पुट करेंगे तो 0 आ जाएगा, नहीं जब 2 सेकंड बाद उसका काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। लेकिन अभी काइनेटिक एनर्जी पूछता है दोस्तों, जब प्रारंभिक में काइनेटिक एनर्जी पूछता तो क्या हो जाता, तो प्रारंभिक में काइनेटिक एनर्जी होता 1/2 mv² में v के जगह पर क्या रख देते हैं, m के जगह पर 2 kg रख देते हैं, v के जगह पर कितना रख देते हैं 20 रख देते हैं, 20 के स्क्वायर, ये जो हो जाता है इसका काइनेटिक एनर्जी हो जाता है। प्रारंभिक है, क्या है प्रारंभिक, लेकिन 2 सेकंड बाद यही क्या हो गया 0 हो गया काइनेटिक एनर्जी। क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, कह रहा है कि 2 ओम तथा 4 ओम के प्रतिरोधों को किसी बैटरी से समायोजित करने पर यदि ए प्रतिरोध क्या है, ए प्रतिरोध परस्पर संयोजित हो तो यह समान धारा प्रवाहित होगा। देखिए समान धारा प्रवाहित कब होता है, जब श्रेणी में संयोजित हो तो इसके सिरों से समान विभवांतर होगा। क्या होगा, जब श्रेणी में संयोजित हो दोस्तों, श्रेणी में तो क्या होगा, इसमें समान विभवांतर होगा। क्या होगा, समान विभवांतर होगा श्रेणी में। ठीक है, अगर जो समांतर में संयोजित हो दोस्तों, समांतर में, तो इसमें समान धारा होगा। समांतर में क्या होता है, समान धारा, समांतर में समान धारा और श्रेणी में समान विभवांतर होता है, यानी कि वोल्टेज होता है। क्वेश्चन नंबर देखिए 18, कह रहा है दिए गए VT ग्राफ में निष्कर्ष निकलता है कि जो V जो है दोस्तों, V क्या है कांस्टेंट है, और टाइम क्या हो रहा है बढ़ रहा है। V जो है इसे कांस्टेंट है, V जो है इसे बढ़ नहीं रहा है, घट नहीं रहा है, क्या हो रहा है कांस्टेंट है, 4 मीटर पर सेकंड के स्पीड से चल रहा है, 4 मीटर पर सेकंड के स्पीड से चल रहा है, और टाइम क्या हो रहा है बढ़ रहा है। तो इसमें क्या है, एक समान वेग गतिमान है, इसमें एक समान वेग गतिमान है, एक समान त्वरण गतिमान है, बढ़ते त्वरण है घटते त्वरण है, तो एक समान वेग है दोस्तों। क्या है इसमें, ऑप्शन इसका ए सही है, इसमें क्या है एक समान वेग है, वेग में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, कह रहा है कि एक प्रयुक्त बल तथा पिंड का विस्थापन एक दूसरे के 90 डिग्री है, तो कार्य क्या होगा, एकदम 90 डिग्री है दोस्तों, आंख मूंद के 0 मानना है। कैसे कि होता है W बराबर क्या होता है एफ एस कॉस थीटा, क्या होता है एफ एस कॉस थीटा। एफ का मान क्या है कुछ भी है, खाली कॉस थीटा का मान क्या 90 डिग्री दे रहा है, तो इतना के बराबर क्या होता है 0 होता है। जैसे ही 0 पुट करेंगे तो 0 हो जाएगा, जो कार्य क्या होगा 0 होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 20, कह रहा है कि एक चालक समान गति से अपनी कार को चलाता है, 60 सेकेंड में 288 मीटर की दूरी तय करता है, तो गति बताइए। देखिए दोस्तों कह रहा है कि समान गति से चलता है और 60 सेकंड में 288 मीटर की दूरी तय कर लेता है। कितना सेकंड में 60 सेकंड में 288 मीटर की दूरी तय कर लेता है, तो क्या कहता है कि चाल बताइए गति बताइए। तो चाल बराबर क्या होता है दूरी बटा समय, होता है कि नहीं होता है। अच्छा दूरी बटा समय हो गया, दूरी आपको पता है कितना 288 मीटर, 288 मीटर, समय कितना ले रहा है 60 सेकंड ले रहा है। जैसे ही इसको आप काटिएगा दोस्तों 10, जैसे ही इसको काटिएगा 288 को 6 से भाग दे दीजिए और गुना में 10 कर दीजिए। देखिए 6 से भाग दीजिए कितना होगा 6 चौके 24, 6 चौके 24, कितना बच गया 4 बच गया।
4 बच गया, सोचो कुछ, 4 बच गया तो 4 8, अच्छा 8 × 40, 8 × 48, 4.8 मीटर पर सेकंड इसका जो दोस्तों चाल हो जाएगा। ऑप्शन ये सही। क्वेश्चन नंबर देखिए 21, क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है एक वायुयान धावन पथ से 100 मीटर पर सेकंड के वेग से उड़ान भरता है। यदि वायुयान अपने विश्राम से 10 मीटर पर सेकंड से के एक समान त्वरण से बढ़ता है तो प्रक्षेपित वेग प्राप्त करने के लिए धावन पथ की लंबाई क्या होगा। देखिए दोस्तों कह रहा है कि एक वायुयान जो है वो 10, एक वायुयान जो है क्या करता है, एक वायुयान जो है वो फाइनल वेलोसिटी 100 मीटर पर सेकंड जब हो जाता है तो क्या हो जाता है, उड़ान भर लेता है। क्या कर लेता है, उड़ान भर लेता है। जैसे ही 100 मीटर पर सेकंड उसका वेलोसिटी हो जाएगा तो उड़ान भरता है। कोई दिक्कत नहीं है। अब कह रहा है कि इसका जो एक्सीलरेशन है ना सर वो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। इसका जो एक्सीलरेशन है वो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। ठीक है, कहता है कि धावन पथ की लंबाई क्या होगा, एस क्या होगा, एस क्या होगा, ये जो धावन पथ की लंबाई क्या होगा, एस क्या होगा। अच्छा यू बराबर क्या होगा दोस्तों, 0 होगा। प्रारंभिक वेलोसिटी क्या होगा, 0 होगा। कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा आपको एक फार्मूला देख लेंगे दोस्तों कि वी स्क्वायर बराबर, इसमें टाइम तो नहीं है, टाइम का कहीं जिक्र नहीं है, तो तृतीय नियम लगाएंगे वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। क्या लिखाएंगे, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। भी के मान दे रखा है, फाइनल वेलोसिटी कितना है तो 100 मीटर पर सेकंड, 100 का स्क्वायर कर लेंगे। अच्छा प्रारंभिक वेलोसिटी कितना है तो 0 का स्क्वायर कर लेंगे। अच्छा 2 ए कितना है, एक्सेलरेशन कितना है तो 10 है। एस कितना है दोस्तों हमको पता नहीं है, एस तो निकालना है। ठीक है, जैसे ही इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा, 100 गुने 100 बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों 2 गुने 10 इंटू कितना एस। 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, इसको काटेंगे कितना बार में, 500 बार में। यानी कि 500 मीटर के रनवे होना चाहिए। कितना मीटर के, 500 मीटर का। ऑप्शन ए सही है। 500 मीटर का रनवे रहेगा दोस्तों तो उड़ान भर लेगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 22 कह रहा है कि ताप का अंतरण मुख्य रूप से चालन, संवहन, विकिरण डॉट 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 में होता है। किस में होता है, ताप का अंतरण जो है मुख्य रूप से चालन में होगा, संवहन में होगा, विकिरण में होगा। तो ताप का अंतरण तो 3 ही में होता है दोस्तों, चालन, संवहन, विकिरण। तो होता कहाँ है, तो गर्म जल को ले जाने वाले इंसुलेटर पाइपों में, रेफ्रिजरेटर फ्रीजर कॉइल में, बॉयलर भट्टियों में, किसी संधारित्र वाष्प संघनन में। इसका जो ऑप्शन है दोस्तों इसका ए सही है। कह रहा है कि गर्म जल को ले जाने वाले इंसुलेटर पाइप में ताप का अंतरण मुख्य रूप से चालन, संवहन, विकिरण तो होता है किसमें, तो गर्म जल को ले जाने वाले इंसुलेटर पाइप में होता है। ऑप्शन इसका ए सही है। क्वेश्चन नंबर देखिए 23 कह रहा है कि किसी पिंड पर किया गया कार्य निम्नलिखित में से किस पर निर्भर नहीं करता है। किस पर निर्भर करेगा, विस्थापन पर निर्भर करेगा, बल पर भी निर्भर करेगा, बल और विस्थापन के बीच का कोण पर भी निर्भर करता है दोस्तों। पिंड का आरंभिक वेग पर निर्भर नहीं करता है, उसका आरंभिक वेग क्या होगा इस पर निर्भर नहीं करता। ऑप्शन इसका डी सही है। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए कह रहा है कि पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की अनुमानित दूरी की लंबाई की यूनिट क्या होता है। तो पृथ्वी से लेकर सूर्य तक के अनुमानित दूरी का लंबाई जो है दोस्तों उसको क्या कहते हैं, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहते हैं। क्या है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहते हैं। क्या कहते हैं, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहते हैं। क्वेश्चन ऑप्शन इसका बी सही है। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए कह रहा है ताप में वृद्धि से प्रत्यास्थ मापों का मान क्या होता है। जब हम ताप में वृद्धि करेंगे दोस्तों, टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो प्रत्यास्थ में क्या होता है, तो उसका प्रत्यास्थ घटता है दोस्तों। क्या होता है, प्रत्यास्थ मापों में घटता है। ऑप्शन इसका ए सही। क्वेश्चन नंबर देखिए 26 कह रहा है रेफ्रिजरेटर निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है। जो रेफ्रिजरेटर है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो ऑस्मोसिस के सिद्धांत पर कार्य करता है। रेफ्रिजरेटर जो है किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो ऑस्मोसिस के सिद्धांत पर कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए कह रहा है जब कोई स्विच ऑफ की स्थिति में होता है, देखिए दोस्तों जब कोई स्विच ऑफ होता है उसका सर्किट जो है दोस्तों ओपन रहता है। क्या रहता है, ओपन रहता है। जब कोई स्विच ऑफ रहता है तो सर्किट क्या रहता है, ओपन रहता है। तो जब कोई स्विच ऑन रहता है दोस्तों तो उसका सर्किट क्या होता है, उसका सर्किट क्या होता है, क्लोज होता है। क्या होता है, क्लोज होता है। यहाँ पे कॉन्टेक्ट बन जाएगा, इसमें क्या हो, सर्किट क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। अब कह रहा है कि सर्किट सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से शुरू होने वाला सर्किट स्विच पर रुकता है। ये क्या है, गलत है। चलिए आगे देखिए कह रहा है अगला कह रहा है कि सर्किट खुला होता है। देखिए यहाँ पे सर्किट ओपन बोले, सर्किट खुला होता है, सही बात है। फिर कह रहा है कि इसमें कोई धारा प्रवाहित नहीं होता है, ये भी बात सही है। जब स्विच ऑफ रहेगा तो कोई धारा प्रवाहित नहीं होगा। अरे कुछ समय बाद करंट प्रवाहित होता है, एकदम गलत बात है। स्विच ऑफ होगा तो कभी करंट प्रवाहित नहीं होगा, यानी कि ऑप्शन इसमें 2 और 3 क्या है, सही है। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित स्थिति में बॉयल के नियम का पालन अच्छी तरह से होता है। तो बॉयल के पालन का नियम दोस्तों कब होता है, बॉयल का
पालन, बॉयल का नियम पालन कब होता है? तो होता है निम्न ताप और निम्न दाब पर। क्या होता है? निम्न ताप और निम्न दाब पर होता है बॉयल का नियम का पालन। अच्छी तरह पालन कब होता है? निम्न ताप और निम्न दाब पर होता है बॉयल के नियम का पालन। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कि प्रत्यावर्ती धारा की माप किसके द्वारा की जाती है? प्रत्यावर्ती धारा की माप जो है वो किसके द्वारा की जाती है? तो प्रेरण एमीटर द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? एमीटर द्वारा किया जाता है प्रतिवर्ती धारा की माप। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, कह रहा है किसी वस्तु का ताप किसका सूचक है? किसी वस्तु का जो ताप है वो किसका सूचक है? तो दोस्तों उसका सूचक है उसके अणुओं के औसत गतिज ऊर्जा के। क्या है? उसके अणुओं के औसत गतिज ऊर्जा के सूचक है। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, कह रहा है चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती है। तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होगा दोस्तों, वो क्या होगा? वो एक दूसरे को कभी नहीं काटेगा। वो एंगल तो गोली मारी, वो कह रहा है चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या होती है? एक दूसरे को कभी नहीं काटती है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है कि सीपीयू पढ़ने या लिखने का कार्य करने के लिए डॉट 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 मेमोरी के साथ इंटरेक्ट करती है। तो सीपीयू पढ़ने लिखने के लिए कौन सा मेमोरी के साथ इंटरेक्ट करती है? सीपीयू जो है कौन सा मेमोरी के साथ इंटरेक्ट करती है? तो प्राथमिक मेमोरी के साथ इंटरेक्ट करती है। ऑप्शन इसका डी सही है। क्वेश्चन 33 देखिए, कह रहा है कि अवर्गीकृत लेन देन जिसका उपयोग डेटाबेस में परंतु अपडेट करने के लिए किया जा सकता है कहलाता है। क्या कहलाता है? तो उसको हम लोग कहते हैं डायरेक्ट डेटाबेस एक्सेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? डायरेक्ट डेटाबेस एक्सेस बोलते हैं। क्वेश्चन 34 देखिए, कह रहा है विद्युत झटके से पीड़ित व्यक्ति के पीठ पर छल्ले होने पर निम्न में से कौन सी कृत्रिम सवास का अपनाई जाती है? देखिए दोस्तों, पीठ पर छल्ला होगा तो पीठ भल को उसको अथी लेटाया नहीं जाएगा, तो मुंह के भल लेटेगा। तो कौन सा उसका जो है दोस्तों क्या सेलिवेटर विधि? कौन सा विधि उसका? श्वास लेने का सेलिवेटर विधि होगा। क्या होगा? सेलिवेटर विधि होगा। ऑप्शन इसका ए सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर सेलिवेटर विधि नहीं दोस्तों, सैफर विधि। कौन सा? सैफर विधि। ऑप्शन इसका बी है। अगर जो कोई पेट के बल सोएगा तो कौन सा? सैफर विधि। पीठ के बल सेलिवेटर विधि। ऑप्शन इसका बी सही है। 34 नंबर का बी सही है। क्वेश्चन नंबर देखिए 35 कह रहा है कि वैद्युत कार्यशालाओं में आग बुझाने वाला यंत्र क्या होता है? तो वैद्युत कार्यशाला में आग बुझाने वाला यंत्र होता है सीटीसी होता है दोस्तों। क्या होता है? सीटीसी। अब देखिए क्या आ रहा है कि वैद्युत कार्यशाला में कौन सा आग बुझाने वाला होता है? तो रेत से भरी बाल्टियां उपलब्ध होती है। जल युक्त हेतु जल के ओवरहेड लंबी होनी। फिर कह रहा है उपयुक्त तीनों वस्तुएं उपलब्ध होनी चाहिए। तो वैद्युत से जब आग लगेगा दोस्तों, तो या तो सीटीसी से बुझाएंगे जल वैद्युत कार्यशाला में आग बुझाने वाला यंत्र उपलब्ध रहने चाहिए। आग बुझाने वाला यंत्र तो उपलब्ध रहना ही चाहिए। रेत से भरी बाल्टियां रहना चाहिए, ये भी बात सही है। जल व्यवस्था हेतु जल से भरी ओवरहेड लंबी होनी चाहिए। ये भी वैद्युत रोधी में दोस्तों ये हो ही नहीं सकता। सीटीसी हो सकता है और रेत से भरी बाल्टियां हो सकता है। ऑप्शन इसका बी सही हो सकता है, लेकिन इसमें डी दिया है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 36 कह रहा है कि फाइनल ड्राइंग किस ग्रेड के पेंसिल से की जाती है? जो फाइन ड्राइंग है दोस्तों, क्या है? फाइन ड्राइंग कहने का मतलब है दोस्तों जिसमें क्या होता है कि ज्यादा उस पर डस्ट नहीं हो, पतला पतला लाइन हो, हल्की पेंसिल से हो। तो ज्यादा फाइन ड्राइंग जो है 3H पेंसिल से बनाया जाता है। किस पेंसिल से? 3H पेंसिल से। 3H पेंसिल जो है दोस्तों मध्यम पेंसिल है। क्या है? मध्यम पेंसिल है। कठोर जो है 4H तक होता है कठोर, उसके बाद मध्यम पेंसिल होता है। क्या होता है? मध्यम पेंसिल है। क्वेश्चन नंबर देखिए 37 कह रहा है कि निम्न 30-60 सेट स्क्वायर में अल्फा का मान क्या है? देखिए दोस्तों 30-60 सेट स्क्वायर है। यहाँ पे क्या है? 30 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, ये 90 डिग्री है। तो 30-60 सेट स्क्वायर में अल्फा का मान क्या होगा? ये हो जाएगा दोस्तों 150। क्या हो जाएगा? ऑप्शन इसका बी सही है, 150। क्वेश्चन नंबर देखिए 38 कह रहा है कि एक ड्राइंग शीट को मोड़ने पर शीर्ष भाग होना चाहिए। क्या होना चाहिए? शीर्ष भाग। तो शीर्षक ब्लॉक जो होना चाहिए शीर्ष भाग होता है दोस्तों। और शीर्षक ब्लॉक का डायमेंशन क्या होता है? तो कहेंगे सर 65x185 होता है। क्या होता है? 65x185 mm होता है। क्वेश्चन नंबर देखिए 39 कह रहा है कि उस कोण का पहचान करें जो 90 डिग्री से अधिक तथा 180 डिग्री से कम है। 90 डिग्री से अधिक और 180 डिग्री से कम, यानी कि ऑप्शन डी सही है। 90 डिग्री से अधिक है और 180 डिग्री से कम है। ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए कह रहा है उस त्रिभुज का नाम बताएं जिसका दो भुजा समान होता है, दो भुजा बराबर होता है। तो आपको पता है दोस्तों जिसका दो भुजा समान है वो समद्विबाहु क्या है? समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज, दो भुजा समान है, समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर देखिए 41। क्वेश्चन 41 कह रहा है समकोण त्रिभुज में परिकेंद्र स्थित होता है। समकोण त्रिभुज है उसमें परिकेंद्र कहां पे स्थित होता है? तो समकोण त्रिभुज के परिकेंद्र आपको कहते हैं दोस्तों, तो कर्ण के मध्य बिंदु पर समकोण त्रिभुज के परिकेंद्र होता है। कहां पे होता है? कर्ण के मध्य बिंदु पर। ऑप्शन इसका बी सही है। क्वेश्चन नंबर देखिए 42। क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 42 कहता है
क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है कि तीर के निशान की लंबाई ऊंचाई का अनुपात क्या है। देखिए दोस्तों, तीर होता है, तीर के निशान के लंबाई और ऊंचाई का अनुपात जो है क्या होता है, लंबाई और ऊंचाई का अनुपात क्या होता है। तो लंबाई और ऊंचाई, लंबाई अगर 3 है दोस्तों, लंबाई क्या है, लंबाई 3 है, लंबाई 3 है, तो ऊंचाई क्या होगा, ऊंचाई 1 होगा। यानी कि लंबाई और ऊंचाई कहते हैं तो 3:1 ऑप्शन बी सही। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए, कह रहा है किस लाइन का उपयोग विवरण देने के लिए किया जाता है। तो हम लोग किस लाइन का प्रयोग करते हैं विवरण देने के लिए। विवरण देने के लिए जो लाइन का प्रयोग करते हैं वो होता है लीडर लाइन। क्या होता है दोस्तों, लीडर लाइन। लीडर लाइन मतलब मान के चलिए दोस्तों, ये आपके पास क्या है, आपके पास डायग्राम है, इसमें लीडर लाइन का काम है दोस्तों ऐसे करके यहाँ पे क्या देना है आपको, विवरण देना है। इसका क्या देना है, विवरण। अगर जो आप इसको डी आर का दिए, इसका क्या कह दिए, डी आर का दिए, तो इसका क्या हो जाएगा, डायमीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डायमीटर। D20 का दिए, डायमीटर हो गया। R40 का दिया, यानी कि रेडियस 40 है। यानी कि जो लीडर लाइन है वो क्या करता है, विवरण देने के लिए प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए, कह रहा है कि एक वर्गाकार प्रिज्म के कुल सतहों का संख्या क्या है। देखिए दोस्तों, प्रिज्म जो है, प्रिज्म जो है वो जब कितना सतह, एक वर्गाकार प्रिज्म है तो 4 सतह तो होगा उसको, मतलब 4 सतह ही होगा, और आगे पीछे 2 सतह होगा, यानी कि 4 2 6 सतह होगा। ऑप्शन इसका सी सही है। एक प्रिज्म में कितने सतह होगा, 6 सतह होंगे। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए, कह रहा है कि किसी वस्तु का ज्यामितीय सतह से घिरे होते हैं, किसी वस्तु का ज्यामितीय सतह से घिरे होते हैं, इन सतहों को विभिन्न प्रकार से वर्गीकृत करता है कौन सा ठोस सम सतह से घिरा हुआ है। कौन सा ऐसा ठोस है जो सम सतह से घिरा हुआ दोस्तों, तो पिरामिड। पिरामिड क्या है, सम सतह से घिरा हुआ है। देखिए बेलन में, शंकु और गोला, तो सम सतह से कौन घिर सकता है, पिरामिड घिर सकता है। ऑप्शन इसका सी सही। क्वेश्चन नंबर देखिए 46 कह रहा है कि कौन सा संकेत सूचित किया जाता है, कौन सा बैटरी को किस संकेत से सूचित किया जाता है। तो बैटरी को आपको पता होगा इस संकेत से सूचित करते हैं, प्लस माइनस से, यानी कि ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर इसको किस चीज के तो इसको रेसिस्टेंस सूचित करते हैं, ऑप्शन ए वाला से। ऑप्शन सी क्या है, ऑप्शन सी बैटरी को संकेत करते हैं, ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर देखिए 47 कह रहा है कि पाठ्यांकों के समूह में पाठ्यांक के परिमाण में तेज अधिक रेंज होता है। पाठ्यांकों के समूह में पाठ्यांक परिमाण में अधिक रेंज है, अतः यह उपकरण क्या है। अधिक अगर जो रेंज रहेगा दोस्तों, उसमें क्या होगा कि अधिक रेंज रहेगा तो उसको क्या कहेंगे, उसमें दोस्तों निम्न अर्थार्थ कहेंगे। क्या कहेंगे, निम्न अर्थार्थ, यानी कि एक्यूरेसी निम्न क्या है, एक्यूरेसी क्या है, निम्न है। क्वेश्चन नंबर देखिए 48 कह रहा है कि सरल मशीन को चलाने के लिए कितने बल का प्रयोग किया जाता है। तो सरल मशीन को चलाने के लिए, सरल मशीन को चलाने के लिए कितने बल का प्रयोग किया जाता है। सरल मशीन को चलाने के लिए कितने बल का प्रयोग किया जाता है, केवल 1 बल का प्रयोग किया जाता है सरल मशीन के चलाने के लिए। क्वेश्चन नंबर देखिए 49 कह रहा है कि पृथ्वी पर सर्वाधिक बृहद, पृथ्वी पर सर्वाधिक बृहद क्या है, पारिस्थितिकी तंत्र निम्नलिखित में से कौन है। तो पृथ्वी पर सर्वाधिक बृहद पारिस्थितिकी तंत्र निम्नलिखित में से कौन है, जैव मंडल है दोस्तों। कौन है, जैव मंडल है। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए, कह रहा है कि परितंत्रों में खाद्य श्रृंखलाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका ऑप्शन ए सही है, केवल खाद्य श्रृंखला उस क्रम का निर्देश करती है जिसमें जीवों की एक श्रृंखला एक दूसरे के आहार द्वारा पोषित किया जाता है। इसका ऑप्शन ए सही है, केवल एक, जो परिसंध खाद्य श्रृंखलाओं को संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर क्या करता है, विचार करता है। ऑप्शन इसका एक सही है, केवल एक। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगला सेट में, सेट नंबर 11 में। लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इसका पीडीएफ चाहते हैं दोस्तों तो आप कमेंट करें, और टेलीग्राम ग्रुप है दोस्तों शिक्षा दर्शन के नाम से, उसमें ज्वाइन करें, वहां पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा।